बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम डिस्कस करते हैं एंजाइम इनहिबिशन। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि इनहिबिटर क्या हैं, एंजाइम इनहिबिशन कितनी तरह की है और इस एंजाइम इनहिबिशन को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं मुख्तलिफ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के लिए। तो एंजाइम इनहिबिशन जैसा कि नेम इंडिकेट कर रहे, एंजाइम्स जो हैं वो इनहिबिट हो जाते हैं, अपना प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाते, या कम से कम उनका स्पीड जो है वो ज़रूर स्लो हो जाती है। तो कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स जो एंजाइम के साथ रिएक्ट करते हैं इन वन वे और अदर वे, वो एंजाइम की एक्टिविटी को स्लो डाउन कर दें, तो उन मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं इनहिबिटर्स। और ये इनहिबिटर्स जो हैं वो किसी भी तरह से एंजाइम के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, वो फिट आ सकते हैं सबस्ट्रेट जहाँ पर बाइंड करना है उस एक्टिव साइट में। जैसे हमने ये एक कंपैटिटिव एंजाइम इनहिबिशन की एग्जांपल इस कार्टून से रिप्रेजेंट करने की कोशिश की कि येलो में हमारा एंजाइम है और ये उसकी एक्टिव साइट है, ये ब्लू जो है वो जेन्युइन इसका सबस्ट्रेट है। लेकिन चूँकि थोड़ी स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी थी कि फिट आ सकता था ये ग्रीन कलर में जो इनहिबिटर हमने रिप्रेजेंट किया, तो इनहिबिटर जो है वो फिट आ गया इनटू द एक्टिव साइट। दैट इज़ वाई ये जेन्युइन सबस्ट्रेट जो है वो बाइंड नहीं कर पाता इस एंजाइम के साथ, जिस वजह से जो एंजाइम एक्टिविटी है वो स्लो डाउन हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन कहलाती है एंजाइम इनहिबिशन। समटाइम्स ये जो इनहिबिटर हैं वो परमानेंटली ब्लॉक कर देते हैं। इनहिबिटर्स जो हैं अपनी मुख्तलिफ एप्लीकेशंस की बिना पर इंतहाई इम्पॉर्टेंट वन है हमारे लिए। जैसे इनहिबिटर्स को हम यूज़ करते हैं हर्बिसाइड्स डिज़ाइन करने के लिए, पेस्टिसाइड्स बनाने के लिए और पैथोजेंस को किल करने के लिए। ये मुख्तलिफ तरह के इनहिबिटर्स जो हैं वो एंजाइमेटिक सिस्टम को ब्लॉक कर देते हैं, जिससे हम यूज़ करते हैं फिर एज हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड और फॉर द किलिंग ऑफ द पैथोजेंस। और मेटाबॉलिक इम्बैलेंस की करेक्शन में इस्तेमाल कर लेते हैं, एज वेल एज ड्रग डिज़ाइनिंग में इस्तेमाल करते हैं कि डिफरेंट ड्रग्स बनाने के लिए, और मेटाबॉलिक पाथवे को कंट्रोल करते हैं समटाइम्स, या रेगुलेशन जो है उसमें इनहिबिटर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और फोर्थ वन, इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्टिव साइट के जैसे कंपैटिटिव इनहिबिटर्स होते हैं। तो कंपैटिटिव इनहिबिटर्स जो हैं वो चूँकि हमारे सबस्ट्रेट के जैसे ही बिल्कुल होते हैं, तो एक्टिव साइट की शेप को चेक करने के लिए या उसके मुतालिक इन्फॉर्मेशन के लिए हम इनहिबिटर्स जो हैं वो यूज़ कर लेते हैं। तो ये डिफरेंट, और इसके अलावा भी काफ़ी सारे यूजेस इनहिबिटर्स के। तो फ़िलहाल हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ इनहिबिटर्स। तो हमने ब्रॉडली कैटेगराइज कर लिया है एंजाइमेटिक इनहिबिटर्स को 3 टाइप्स में या 3 कैटेगरीज़ में, जिनमें एक है ऑन द बेसिस ऑफ द स्पेसिफिसिटी, दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, एंड थर्ड वन इज़ ऑन द बेसिस ऑफ रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल इनहिबिशन। तो इनको हम बारी बारी डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन है ऑन द बेसिस ऑफ द स्पेसिफिसिटी। इनहिबिटर्स जो हैं वो 4 मुख्तलिफ तरह के हो सकते हैं। सम ऑफ देम मे बी द एपोएंजाइम इनहिबिटर्स, ऐसे इनहिबिटर्स जो एपोएंजाइम पार्ट जो है या प्रोटीन पार्ट जो है उसे इनहिबिट कर देते हैं, ये रोक देते हैं। इनकी एग्जांपल हैं जैसे एंटीबायोटिक्स। सम आर प्रोस्थेटिक ग्रुप इनहिबिटर्स, के ऐसे इनहिबिटर हैं जो प्रोस्थेटिक ग्रुप जो कि एंजाइम एक्टिविटी के लिए इंतहाई इम्पॉर्टेंट होता है उसे ब्लॉक कर देते हैं या रोक देते हैं या इंटरफेयर करते हैं उसके साथ। इनकी एग्जांपल है जैसे साइनाइड इनहिबिट कर देता है हीम ग्रुप को, जो कि साइटोक्रोम ऑक्सीडेज का इम्पॉर्टेंट वो पार्ट होता है। ऐसे ही कुछ हैं आयन को फैक्टर इनहिबिटर्स। आयन को फैक्टर इनहिबिटर्स ऐसे कि जो मेटालिक एक्टिवेटर्स हैं हमारे एंजाइम के, सच एज फ्लोराइड चीलेट्स ऑफ मैग्नीशियम आयंस, ये इनोलेज एंजाइम के लिए इनहिबिटर के तौर पर रोल प्ले करते हैं और इसे ब्लॉक कर देते हैं इनोलेज एंजाइम को। वो इनोलेज एंजाइम ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस को फिर ब्लॉक कर देता है हमारे रेड ब्लड सेल्स में। स्पेसिफिसिटी की बिना पर हो सकते हैं। जो चौथी टाइप वो हैं कोएंजाइम इनहिबिटर्स। तो इनकी एग्जांपल है जैसे साइनाइड हाइड्राजीन है और हाइड्रोक्सिल अमीन है, ये इनहिबिट कर देते हैं पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट
नामी कोएंजाइम को। तो कुछ ऐसे इनहिबिटर्स जो कोएंजाइम को इनहिबिट करते हैं, तो स्पेसिफिसिटी की बिना पर एंजाइम इनहिबिटर हो सकते हैं एपो एंजाइम इनहिबिटर, प्रोस्थेटिक ग्रुप इनहिबिटर, आयन कोफैक्टर इनहिबिटर और कोएंजाइम इनहिबिटर। जबकि ओरिजिन के लिहाज से इनहिबिटर्स जो हैं वो भी दो तरह के हैं। वन ऑफ देम आर द नेचुरल एंड अदर वन आर द आर्टिफिशियल, के हमने खुद से बनाए हुए हैं या सिंथेटिक हैं। नेचुरल तो जैसे मुख्तलिफ़ तरह के माइकोटॉक्सिन्स, जिनमें से एक एफ्लैटॉक्सिन है वो हो सकता है, और जो आर्टिफिशियल हैं दैट मे बी द ड्रग्स के डिफरेंट टाइप्स की, जो एंजाइम रिएक्शंस को ब्लॉक या स्लो डाउन कर सकती हैं। तीसरे हैं उनकी नेचर ऑफ द रिएक्शन की बिना पर। तो ये भी दो तरह के हैं, एक रिवर्सिबल और एक इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल इनहिबिटर, जैसा कि नेम इंडिकेट कर रहा है, ऐसे हैं जो कोवलेंटली बॉन्डेड नहीं होते एंजाइम के साथ, और इनकी एक्टिविटी को रिगेन किया जा सकता है आफ्टर द रिमूवल ऑफ इनहिबिटर, तो रिवर्सिबल कहलाते हैं। जबकि दूसरी टाइप जो है इनकी वो कहलाती है इरिवर्सिबल इनहिबिटर, और इरिवर्सिबल इनहिबिटर ऐसे होते हैं जो परमानेंटली ब्लॉक कर देते हैं एंजाइम एक्टिविटी को, और ये कोवलेंटली बॉन्डेड होते हैं टू दैट ऑफ द एंजाइम और प्रोटीन पार्ट। रिवर्सिबल इनहिबिशन ऐसी कंडीशन जिसमें इनहिबिटर जो है वो कोवलेंटली बॉन्डेड नहीं होता, लूजली बॉन्डेड होते हैं टू दैट ऑफ द एंजाइम। तो एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो है वो रिगेन की जा सकती है आफ्टर द रिमूवल ऑफ इनहिबिटर। तो ये जो रिवर्सिबल इनहिबिशन है या रिवर्सिबल इनहिबिटर्स जो हैं, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ इनहिबिशन, ये हो सकते हैं तीन तरह के, एक कंपैटिटिव इनहिबिटर्स, दूसरे नॉन कंपैटिटिव इनहिबिटर्स, एंड थर्ड वन आर द अनकम्पैटिटिव इनहिबिटर्स। तो फर्स्ट वन है जैसे कंपैटिटिव इनहिबिटर्स, तो नेम ही जैसे इंडिकेट कर रहा है, इनहिबिटर्स जो हैं वो सबस्ट्रेट के एनालॉग होते हैं, स्ट्रक्चरली सिमिलर होते हैं इनहिबिटर और सबस्ट्रेट। तो compete करते हैं एक ही एक्टिव साइट के लिए, एंजाइम भी और सबस्ट्रेट भी और इनहिबिटर भी। जैसे यहाँ इस डायग्राम में हमने रिप्रेजेंट किया कि हमारा एंजाइम है जिसकी ये एक्टिव साइट है, और ये एक्टिव साइट जो है वो सेम है फॉर इनहिबिटर एज वेल एज ए सबस्ट्रेट। तो इनहिबिटर भी इसमें फिट आ सकता है, सबस्ट्रेट भी फिट आ सकता है। तो दोनों के लिए सेम एक्टिव साइट, जिस वजह से दोनों compete करते हैं इस एक्टिव साइट में फिट आने के लिए। तो ऐसे इनहिबिटर्स जो हैं वो कंपैटिटिव इनहिबिटर्स कहलाते हैं। जैसे अगर ये फिट आ गया इनहिबिटर, तो ज़ाहिर है सबस्ट्रेट इसके साथ मिल नहीं पाएगा, तो स्टॉप हो जाएगा रिएक्शन यहाँ पर। तो इसे हम रिवर्स कर सकते हैं विद बाय इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट, कि जब आप सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ कर दोगे तो वो कंपटीशन में इस इनहिबिटर को कर देंगे आउट, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जो हैं वो अटैच हो जाएंगे टू दैट ऑफ द एंजाइम, तो कैटालाइसिस जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। अब इनकी एग्जांपल्स जो हैं, तो एक एग्जांपल हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया, जैसे एंजाइम है हमारा सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। तो ये जो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज है, इसका जो ओरिजिनल सबस्ट्रेट है दैट इज़ द सक्सिनेट। तो सक्सिनेट जब यहाँ पर फिट आएगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, और एंजाइम जो है वो एज सच अलहदा, और प्रोडक्ट हमारे पास हासिल होता है इन द फॉर्म ऑफ फ्यूमरेट। लेकिन मैलेट भी स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी होने की वजह से compete करता है और आ सकता है यहाँ पर फिट, और फिट आ जाए तो यहाँ पर एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज जो है वो रिएक्ट करेगा मैलेट के साथ, और हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट फ्यूमरेट बनने की बजाय ऑक्सैलोएसीटेट जो है वो प्रोडक्ट बनेगा। तो ये एग्जांपल है एक कंपैटिटिव एंजाइम इनहिबिटर की। इसी तरह से ये हमने एक और एग्जांपल जो है वो रिप्रेजेंट किया है यहाँ पर, जैसे हमारा एंजाइम है दैट इज़ द अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, और ये अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज जो है ये मिथानॉल यहाँ पर अगर एक सबस्ट्रेट है जिससे जो यहाँ पर फिट आता है, और फिट आने के बाद दोनों एक दूसरे के साथ बनाते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो बनता है तो नतीजे में प्रोड्यूस होता है फॉर्मल्डिहाइड, जो कि होता है हमारे लिए टॉक्सिक। और यही अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज के लिए इथानॉल जो है वो इनहिबिटर के तौर पर एक्ट करता है, और
इस रिएक्शन को ज़ाहिर है स्टॉप कर देता है या कम। जब हम ये इथानॉल की कॉन्सेंट्रेशन अगर इंक्रीज़ कर दें या एज आ इनहिबिटर यूज़ करें तो इथानॉल इसमें फिट आएगा और एंजाइम इनहिबिटर या एंजाइम इथानॉल कॉम्प्लेक्स बनेगा और प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा एसिड एल्डिहाइड, जो एज़ कम्पेयर टू द फॉर्म एल्डिहाइड लेस टॉक्सिक होता है। तो मिथानॉल की पॉइजनिंग को रोकने के लिए हम ऐसे लोगों को इथानॉल जो है वो प्रोवाइड करते हैं, जिससे फॉर्म एल्डिहाइड जो है वो बनना कम और एसेट एल्डिहाइड बनता है। तो अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज की एक्टिविटी को फॉर द मिथानॉल हम थोड़ा कम कर लेते हैं। अगर हम इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें कंपैटिटिव इनहिबिशन को, तो से ये एक्स एक्सिस पर हमने रिप्रेजेंट किया है सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, जबकि वाई एक्सिस पर हमने रिप्रेजेंट किया है वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन। तो जब इनहिबिटर जो है इन द एब्सेंस ऑफ इनहिबिटर, ये ब्लू लाइन रिप्रेजेंट कर रही है इन द एब्सेंस ऑफ द इनहिबिटर रिएक्शन रेट को। तो रिएक्शन रेट जो एट हायर स्पीड या हायर वेलोसिटी होता है, जबकि जब हम इनहिबिटर ऐड करते हैं तो उसके लिए ज़ाहिर रिएक्शन रेट जो है वो स्लो हो जाता है। तो स्लो होने की वजह से एंजाइम एक्टिविटी असल में कम हो गई है। तो यहाँ अगर हम हाफ वी मैक्स देखें कि मैक्सिमम वेलोसिटी तो यहाँ पर थी, हम उसका जब हाफ जो है वो देखते हैं तो हाफ वी मैक्स जो है वो सेम है एंजाइम की सूरत में भी और एंजाइम इनहिबिटर की सूरत में भी। तो हाफ वी मैक्स तो रहती है सेम, लेकिन Km वैल्यू जो है वो ओरिजिनल सबस्ट्रेट के साथ थी कम, लेकिन Km वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ हो गई है जब हमने डाला इनहिबिटर। तो Km वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, जबकि हाफ वी मैक्स जो है वो अनचेंज रहती है फॉर द कंपेटिटिव इनहिबिशन और कंपेटिटिव इनहिबिटर्स। नेक्स्ट वन है नॉन कंपेटिटिव इनहिबिटर्स। अनदर टाइप ऑफ रिवर्सिबल इनहिबिशन इज़ नॉन कंपेटिटिव इनहिबिशन। ऐसी कंडीशन जिसमें सबस्ट्रेट और इनहिबिटर के लिए जो बाइंडिंग साइट्स हैं वो डिफरेंट होती हैं और स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी जो है वो भी नहीं है इनहिबिटर और सबस्ट्रेट के दरमियान। सबस्ट्रेट किसी और तरह का, जबकि जो इनहिबिटर है वो स्ट्रक्चरली डिफरेंट होता है। तो सबस्ट्रेट जब एंजाइम के साथ मिलेगा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो है कन्वर्ट हो सकता है अल्टीमेटली इनटू एंजाइम एंड प्रोडक्ट में। जबकि एंजाइम और इनहिबिटर जब एक दूसरे के साथ मिलें तो एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बन जाता है, जो कि अल्टीमेटली ज़ाहिर है प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। लेकिन जब एंजाइम सबस्ट्रेट एक दूसरे के साथ मिल के एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, इनहिबिटर उसके बाद भी बाइंड कर सकता है और एंजाइम सबस्ट्रेट इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बना देता है, जिससे फिर कैटालिसिस जो है वो फेल हो जाती है। एक और कंडीशन, जब एंजाइम और इनहिबिटर एक दूसरे के साथ बाइंड करें तो समटाइम्स इनहिबिटर जब यहाँ पर बाइंड कर जाएगा इस अपनी एक्टिव साइट पर, तो वो एंजाइम में कुछ ऐसी कन्फर्मेशनल चेंजेस ले आता है जिससे इसकी एक्टिव साइट जो है वो समटाइम्स उसमें आ जाती हैं चेंजेस, जिस वजह से ये अपने जेन्युइन सबस्ट्रेट के साथ भी बाइंड नहीं कर पाता। तो ऐसी कंडीशन कहलाती है नॉन कंपेटिटिव, क्योंकि कोई कंपटीशन नहीं है एक्टिव साइट के लिए इनहिबिटर और सबस्ट्रेट के दरमियान में। तो यहाँ पर इनहिबिटर जो है वो इफ़ेक्ट नहीं करता एफिनिटी ऑफ एंजाइम टू द सबस्ट्रेट, और ऐसी इनहिबिशन फिर ज़ाहिर है सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ करने से उस पर ओवरकम नहीं किया जा सकता। ग्राफ अगर हम देखें तो यहाँ ये हमारी सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन है और ये वाई एक्सिस में है वेलोसिटी। तो अगर तो एंजाइम और सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बने तो ये जो ब्लू लाइन में हमने रिप्रेजेंट किया है ये वी मैक्स है और हाफ वी मैक्स। तो हाफ वी मैक्स को जब हम प्लॉट करते हैं अगेंस्ट द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन तो Km वैल्यू हमें हासिल होती है। लेकिन जब एंजाइम और सबस्ट्रेट एंजाइम और इनहिबिटर एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो ज़ाहिर है इनहिबिटर जो है वो वी मैक्स को कर देता है डिक्रीज़, और वी मैक्स को डिक्रीज़ करता है तो ज़ाहिर है हाफ वी मैक्स भी जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है। तो इस सूरत में हाफ वी मैक्स जो है इनहिबिटर की सूरत में आ जाएगी यहाँ पर। तो जब भी हम प्लॉट करेंगे तो Km वैल्यू जो है वो रहेगी सेम एंजाइम सबस्ट्रेट और एंजाइम इनहिबिटर के सूरत में। तो नॉन कंपेटिटिव इनहिबिटर्स की एग्जांपल हैं जैसे वो हैं हैवी मेटल सच एज मर्करी एंड लेड, जो कि अमूमन ऐसे एंजाइम जिनमें SH ग्रुप
प्रेजेंट होता है उसको कर देते हैं डिस्टॉर्ट, जिस वजह से ये प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाते। ऐसे ही तो ये इनहिबिट कर देते हैं यूजुअली सीरीन प्रोटीएजेस को। इन द सेम वे फ्लोराइड आयंस जो हैं वो इनहिबिट करते हैं एंजाइम इनोलेज को, और इनोलेज जो है वो प्रिवेंट कर देता है फिर ग्लाइकोलिसिस को। और इसे हम यूजुअली यूज़ करते हैं फ्लोराइड आयन को शुगर टेस्ट करने के लिए ब्लड में, कि जब हम ब्लड निकालते हैं तो साथ ही हम डाल देते हैं उसमें एंटीकोएगुलेंट और फ्लोराइड आयंस। तो ये जो फ्लोराइड आयंस हैं ये फिर इनहिबिट करते हैं इनोलेज को, ताकि रेड ब्लड सेल्स में ग्लाइकोलिसिस ना हो और ग्लूकोज जो है उसकी ब्रेकडाउन ना हो, ताकि हमें एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ ग्लूकोज जो है ब्लड में से कैलकुलेट कर सकें। रिवर्सिबल इनहिबिशन की थर्ड टाइप जो है दैट इज़ द अनकम्पैटिटिव इनहिबिटर। ऐसी इनहिबिशन ऐसी कंडीशन जिसमें इनहिबिटर जो है वो बाइंड करता तो है एंजाइम के साथ, लेकिन सिर्फ उसी सूरत में जब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना पड़ा हो। तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा तो ही इनहिबिटर जो है वो बाइंड करेगा और इस कैटालिसिस को रोकेगा। तो यहाँ पर अगर हम सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ कर दें, तो जैसे जैसे आप सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ करेंगे, ज़ाहिर है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इंक्रीज़ करेगा, और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इंक्रीज़ करेगा तो बाइंडिंग के चांसेस जो हैं वो सबस्ट्रेट इनहिबिटर के एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ वो भी इंक्रीज़ करेंगे। तो ये जैसे हमारा रेड में रिप्रेजेंट किया हमने, हमारा एंजाइम है, सबस्ट्रेट है, और ये एक अनकम्पैटिटिव इनहिबिटर है जो सिर्फ उसी सूरत में बाइंड करेगा जब एंजाइम और सबस्ट्रेट जो हैं वो एक दूसरे के साथ बाइंड कर जाएंगे। तो ग्राफ अगर हम इसका प्लॉट करें तो इसमें Kf वैल्यू जो है वो इनहिबिटर के साथ हो जाती है डिक्रीज़। ना सिर्फ Km वैल्यू डिक्रीज़ होती है बल्कि Vmax और हाफ Vmax जो है वो भी डिक्रीज़ हो जाती है। तो ये तो थे हमारे रिवर्सिबल इनहिबिशन की 3 टाइप्स, एक कंपैटिटिव, एक नॉन कंपैटिटिव और एक अनकम्पैटिटिव। नेक्स्ट वन है इरिवर्सिबल इनहिबिशन। इरिवर्सिबल इनहिबिशन ऐसी कंडीशन जिसमें इनहिबिटर जो है वो परमानेंटली बाइंड कर जाता है एंजाइम के साथ और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेता है। समटाइम्स तो इनहिबिटर इस सूरत में वो फंक्शनल ग्रुप ऑफ द एक्टिव साइट के साथ स्ट्रॉन्गली बॉन्ड कर जाते हैं और यूजुअली कोवलेंट बॉन्ड बना देते हैं और परमानेंटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं कैटालिटिक प्रॉपर्टी ऑफ एंजाइम को। तो इनहिबिटर्स जो हैं, जो इरिवर्सिबल इनहिबिटर हैं, वो फ्री एंजाइम के साथ बाइंड कर सकते हैं। वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड करके और डिस्ट्रॉय कर देते हैं उसे परमानेंटली। तो ऐसे रिवर्सिबल इनहिबिटर्स की, इरिवर्सिबल इनहिबिटर की एग्जांपल एक तो है डाई आइसोप्रोपाइल फ्लोरोफॉस्फेट। ये जो डाई आइसोप्रोपाइल फ्लोरोफॉस्फेट है नर्व गैस के तौर पर ये इस्तेमाल की जर्मन्स ने एलाइट्स के अगेंस्ट इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो ये जो नर्व गैस है ये इनहिबिट करती है सीरीन प्रोटीएसिस को और एसिटाइल कोलिन को। तो सीरीन प्रोटीएसिस और एसिटाइल कोलिन जो हैं, एसिटाइल कोलिन चूँकि एक्ट करता है न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पर, जिस वजह से नर्व इम्पल्सेस जो हैं वो ट्रांसमिट नहीं हो पाती। दूसरी एग्जांपल जो कि हम एज अ ड्रग यूज़ करते हैं लोगों को अल्कोहलिज्म से निजात दिलवाने के लिए, उसकी एग्जांपल है डाईसल्फोरान। ये जो डाईसल्फोरान है ये इनहिबिट करती है एक एंजाइम एसेटल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज को। अब एसेटल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज हमारी बॉडी में रिस्पॉन्सिबल है कि ये एसेटल्डिहाइड को कन्वर्ट करे एसिटिक एसिड में। ऐसे लोग जब इथानॉल या इथाइल अल्कोहल ले लेते हैं तो इथानॉल जो है फर्स्ट स्टेप में ऑक्सीडाइज होकर कन्वर्ट होता है एसेटल्डिहाइड में और एसेटल्डिहाइड देन कन्वर्ट होता है एसिटिक एसिड में। तो जब हम ऐसे लोगों को दे देते हैं डाईसल्फोरान, तो डाईसल्फोरान क्या करता है, ये इस एसेटल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज को कर देता है इनहिबिट। तो इस इनहिबिशन की वजह से एसेटल्डिहाइड जो है उसकी एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाती है। तो इसकी एक्यूमुलेशन जो है वो काज करती है फिर वो एब्डोमिनल पेन, वॉमिटिंग, डिस्कम्फर्ट एट्सेट्रा। तो फिर यूँ ही ऐसे लोग जो वो अल्कोहल लेते हैं या इथानॉल लेते हैं उन्हें ऐसी सिम्टम्स शुरू हो जाती हैं। तो हम ऐसे लोगों को प्रिवेंटिव ड्रग के तौर पर यूज़ करते हैं डाईसल्फिरान। तो ये था हमारा एंजाइम इनहिबिशन, जिसको हमने रिएक्शन के लिहाज से 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। और रिवर्सिबल की 3 हमने टाइप्स जो हैं वो डिस्कस की, एक कंपैटिटिव, नॉन कंपैटिटिव और अनकम्पैटिटिव और इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स।